हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स विच बिजनेस यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डेटा। मतलब हम लोगों ने कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिससे कि हम अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अकाउंट्स को बनाया जाए। ये कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने में ईजी हो सके। सो द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज टू कंपेयर मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द सेम लेवल। दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज गैप, गैप क्या है, तो वो कुछ और नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। Accounting Standards AS1 issued by the Institute of Chartered Accountant of India. So basically there are three fundamental accounting concepts which we use in our accounting: accrual concept, going concern concept, and consistency concept. So ये बाकी के concepts हैं, हम लोग डिटेल में एक एक concepts को अच्छे से पढ़ेंगे. So what is accrual concept? Accrual concept क्या कहता है? According to this concept, accrual basis is used for recording of transaction when they occur rather than when payment is made or received. This means that the company can record transaction before they actually receive payment or paid. मतलब कि हम ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करेंगे? हम ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजेक्शन अकर हुई है। मतलब जैसे हम लोगों ने कोई भी जैसे हम लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं, तो जो हमने गुड्स परचेज कर लिए हैं तो हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि हमें पेमेंट मिलेगी, कब हमें पेमेंट मिलेगी, हम उसका वेट नहीं करेंगे। हम लोग जैसे ही ट्रांजेक्शन अकर हुई हम लोग उससे रिकॉर्ड करेंगे। सो बेसिकली यही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। So, what is going concern concept? Going concern concept क्या है? According to this concept, it is assumed that business will continue to run for a longer period in the future. मतलब कि हमें क्या assume करना है कि business जो है वो longer period तक चलेगा। जैसे कि suppose आपने कोई business खोलते हो तो हम लोग क्या सोच के चलते हैं कि business हमें लंबे समय तक चलाना है। ये थोड़ी ना है कि हमें लॉस हो रहा है तो चलो भैया बंद कर देते हैं। नो, हम लोगों का एम यही होता है कि हमें बिज़नेस को लंबे समय तक चलाना है। सो बेसिकली यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, और इसी के बेसिस पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। मतलब हम लोग हर साल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करेंगे अपने बिजनेस में। हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं वो बिजनेस में, वही बिजनेस में कंटिन्यू रहेंगे। सो बेसिकली यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। Money measurement concept. According to this concept, that a business should only record an accounting transaction that can be expressed in terms of money. मतलब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी हमारे एसेट्स होते हैं, राइट? लेकिन हम उन्हें मनी के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। सो मतलब हम लोग वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। So, what is business entity concept? The business entity concept states that the business is separate from the owner of the business. मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों ही अलग अलग है। चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस खोला है, सो आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे। सो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो बिज़नेस के लिए क्या होगा? वो बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। इस लाइबिलिटी को हम कैपिटल भी कहते हैं। सो यही बेसिकली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस अर्न शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंस इनकर्ड इन अर्निंग एंड शुड बी रिपोर्टेड इन द सेम अकाउंट. कहता है कि हमें इनकम और एक्सपेंस को मैच करना है। मतलब सपोज़ हमें इस ईयर में कुछ इनकम रिसीव्ड होती है। सो हमें इस ईयर में वो इनकम रिसीव्ड हुई है तो हम लोग उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसी ईयर में लिखेंगे और इसमें से हमें एक्सपेंस को लेस कर देंगे। सो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 पेन परचेज़ किए हैं 10 रुपीज़ में। सो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100, और हम लोगों ने उनमें से 8 पेन को सोल्ड कर दिया है 15 रुपीज़ में। सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। सो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा? नो, हमारा प्रॉफिट जो होगा वो 40 रुपीज़ का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 8 पेन के एसपी को 10 के सीपी से कंपेयर नहीं कर सकते,
राइट। हम 8 पेन के सेल वैल्यू में से 10 की कॉस्ट प्राइस को माइनस नहीं कर सकते। सो बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने 8 पेन बेचा है तो आप उसे 8 के सीपी में से ही उसे माइनस करेंगे। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म इज रिकॉर्डेड इन 2 डिफरेंट अकाउंट्स। दिस रिलेट्स टू डबल एंट्री बुक कीपिंग। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे आप, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने कुछ परचेज़ किया है, आपके पास क्या होगा, अगर आपने कुछ परचेज़ किया है तो आपके पास से कैश जाएगा। आपने जो परचेज़ किया है, जो भी गुड्स परचेज़ किए हैं वो आपके पास आएंगे। तो एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है, जिसे हम डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली हम कुछ डेबिट करते हैं और कुछ क्रेडिट करते हैं। यही ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। Cost concept in accounting states that the assets should be recorded at the cost at which they are acquired by the business. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केट में चाहे एसेट की वैल्यू कुछ भी हो, हमें उसे कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज मार्केट प्राइस का कोई भी प्रूफ नहीं होता है। मार्केट प्राइस क्या अनस्टेबल है। हम हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हर साल हम उसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस करते रहेंगे, क्योंकि वैल्यू हर साल डिग्रेड होती रहती है, राइट। यही कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट यू शुड ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट हैज़ बीन अर्न्ड, नॉट व्हेन द रिलेटेड कैश इज कलेक्टेड। रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने आज गुड सोल्ड किए हैं 2022 में और 2023 में हमें इसकी इनकम रिसीव्ड होती है। जो हमें इनकम रिसीव्ड हुई है, हम उसे किस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, 2022 में या 2023 में? हम उसे 2022 में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमारी ट्रांजैक्शन कब हुई थी? 2022 में हुई थी। हम उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। यही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट है। यही हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहता है, ठीक है, कि जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई हम उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग पेमेंट का वेट नहीं करेंगे। सेम एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। Accounting period concept. According to this concept, business is intended to continue for a longer period. That true result of a business can be ascertained after the business wound up. हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है? अकाउंटिंग पीरियड मीन्स फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसमें हम लोग बीच में, इस साल के बीच में हम लोग नहीं पता कर सकते कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर मीन्स 31 मार्च को ही हम लोग पता कर पाते हैं कि बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। यही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल एंड शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मीन्स ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि फ्री होगा फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होना चाहिए, जो कि फ्री होना चाहिए पर्सनल बायसनेस से, राइट। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी ट्रांजेक्शन की है तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस ट्रांजेक्शन की ट्रू वैल्यू क्या है। उसके लिए हमारे पास कैश मैम होना चाहिए, जिससे इनवॉइस होना चाहिए, सेल बिल्स होना चाहिए, ताकि हमें ट्रांजेक्शन की ट्रू वैल्यू का पता चल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।